मैडम ने कहा, डियर, ये भी तो हो सकता है कि इन तामिल बाशिंदों ने ये शरारत की हो। मेरे कान खड़े हो गए। मैं मैडम की प्याली में कॉफ़ी डाल रहा था। सिक्योरिटी चीफ ने सर को आहिस्ता से झटका और बोला, इन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? ये लोग खुद अपनी जानें बचाकर यहाँ पनाह लिए हुए हैं। मैंने मैडम से पूछा, मैडम मलाई डालूं या दूध? आज दूध पर मुझे शक था। साहिब बरसाम ने मेरी तरफ देखा। क्यों? वो हिंदी में बोला, आज दूध को क्या हो गया है? मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा है। मैडम ने कंधे उचका कर कहा, ये यूं ही वहम करता रहता है। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब आप हमारे माई बाप हैं, हम आपके सहारे यहाँ पड़े हैं, इसलिए आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। सिक्योरिटी चीफ के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। मैंने फ़ौरन कहा, साहिब जी, हमारे वेदों में लिखा है कि जो अपने मालिक की सेवा करता है इसका अगला जन्म जोगी का होता है, और जो अपने मालिक की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है वो अगले जन्म में देवता का रूप पाता है। साहिब जी देख लेना, मैं भी आप पर किसी रोज़ अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। सिक्योरिटी चीफ सिगरेट का कश लगाते हुए मुस्कुराया और कुर्सी पीछे खिसका कर उठा और बोले, डेकर तुम बड़े अच्छे इंडियन हो, हम तुम्हें पसंद करता है। फिर एस्ट्रे में राख झाड़ते हुए बोला, देखो कल रात हमारे एक ऑफिसर के बंगले में चोरी का केस हो गया है। मैंने चौंक कर कहा, चोरी साहिब? ऐसा कौन कर सकता है साहिब? सिक्योरिटी चीफ बोला, यही तो हम मालूम करना चाहता है। तुम हमारे अपने आदमी हो, तुम अपनी बस्ती में लोगों की नकलो हरकत पर निगाह रखना। कोई आदमी मशकूक हरकतें करता नजर आए तो चुपके से मुझे इतला कर देना। तुम लोग बड़े अच्छे हो, मगर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है साहिब, मैं एक पर कड़ी निगाह रखूंगा। ज़रा सा भी किसी पर शक हुआ तो फ़ौरन आपको खबर कर दूंगा। आप हमारे माई बाप है साहब। सिक्योरिटी चीफ फर्श के कालीन पर टहलने लगा। इसकी बीवी अभी तक मेज़ पर बैठी थी। मैं खाली ट्रे ले जाने के लिए उठा तो सिक्योरिटी चीफ ने मुझे करीब बुलाया और मेरी तरफ घूर कर देखा। अगरचे मेरे बदन में एक सनसनाहट सी ज़रूर दौड़ गई, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट था। सिक्योरिटी चीफ बोला, डेकर, रात तुम्हारी बस्ती के सारे लोग अपनी झोंपड़ियों में ही थे? मैंने बड़े सीधे और साफ लहजे में कहा, हाँ साहिब, मैंने शाम के वक्त सबको देखा था। सब अपनी अपनी झोंपड़ियों के बाहर बैठे हुए ताड़ी पी रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। एक लम्हे के लिए वो कालीन की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई और बोला, ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो और हाँ, जैसा मैंने तुम्हें कहा है अपने आदमियों की निगरानी करते रहना, हम तुम्हें इनाम देंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहिब, इनाम का मुझे लालच नहीं है, हम सब की इज्जत का सवाल है। हम कभी चोरी नहीं करते, हम पक्के पक्के विष्णु हैं। हम लड़ते झगड़ते और आपस में मारपीट ज़रूर करते हैं, मगर चोरी कभी नहीं करते। फिर भी अगर हम में कोई ऐसी काली भेड़ आ गई है तो मैं इसे पकड़कर आपके कदमों में ले आऊँगा। शाबाश, सिक्योरिटी चीफ ने मेरे कांधे को थपथपाते हुए कहा और टोपी सर पर रखी और मैडम की तरफ मुतवज्जा होकर इब्रानी जुबान, मेरे बारे में तुम फिक्रमंद ना होना डियर। मेरे हाथ साफ हैं, अगर जंगल में कोई पाकिस्तानी गोरीला छुपा भी है तो वो हमारे हाथ से बचकर नहीं निकल सकेगा। मैडम ने फिर ब्रिगेडियर की दुश्मनी की बात की तो सिक्योरिटी चीफ ने झंझला कर कहा, वो गधा है। मेरा इससे दुश्मनी हो गया है कि मैंने इसे पाकिस्तानी लड़की के सेल में जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वो जानता है कि अगर ये बात मैंने हाई कमांड तक पहुंचा दी तो इसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इसलिए वो मुझसे दुश्मनी रखते हुए भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है दोपहर को लंच पर ना हो। ये कहकर वो बाहर निकल गए। मैं किचन में जा चुका था। ये सारी बात मैंने किचन में बर्तन सिंक में रखते हुए सुनी थी। इसकी जीप स्टार्ट होने के बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ चली गई। अगर मैं चीफ सिक्योरिटी के बंगले पर काम न कर रहा होता और मैंने इस पर अपनी वफादारी और खिदमत गुजारी का सिक्का न जमाया होता तो मुमकिन था कि इसे मुझ पर शक हो जाता, क्योंकि मैं ही 2 माह पहले बाहर से इस जजीरे में आया था। लेकिन मेरे आने का ड्रामा इस कामयाबी और तफसीलात के साथ रचाया गया था कि इसके दिल में मेरे बारे में बदगुमानी पैदा नहीं हो सकती थी। मैं इसी लम्हे से महतात था। अब मुझे सिर्फ एक ही उलझन लग गई थी कि अगर इन लोगों ने इस नहिज पर तफ्तीश शुरू कर कि पिछले 2-3 महीनों में बाहर से कौन आया है तो मैं धर लिया जाऊंगा, और मुझे पाकिस्तानी गोरीला साबित करने के लिए मेरा सिर्फ डॉक्टरी मुआयना कराने की ही देर थी। मैंने अपने अमल को तेज़ करने का फैसला कर लिया। उस रोज़ बस्ती में तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी अदम मौजूदगी में यहूदी सिक्योरिटी गार्ड्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की निगरानी में हो रहा था। बस्ती वालों को यही बताया गया था कि एक फ़ौजी अफसर के बंगले में चोरी हो गई और चोर कोई कीमती हार चुरा कर ले गया है। शाम को मैं बस्ती में आया तो मेरी झोंपड़ी का फर्श भी जगह जगह से खुदा हुआ था।
दादा रमिया परेशान था, कहने लगा अगर हम में से किसी ने ये काम किया है तो इसने हम सब से सख्त दुश्मनी की है। ज़रा सोचो, अगर ये लोग हमें जजीरे से निकाल देते हैं तो हम बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? केरला पुलिस तो हमें जेल में बंद कर देगी। इन यहूदी साहिबों ने हमें पनाह दे रखी है, हमें तो इनकी दिन रात खिदमत करनी चाहिए। रमिया दादा ने बस्ती वालों को जमा करके इस किस्म की एक तकरीर भी कर दी। सबके चेहरे लटके हुए थे क्योंकि इनमें से किसी ने भी चोरी नहीं की थी। मैं बहाने बहाने से ओपलों के ढेर की तरफ गया। इस ढेर की भी तलाशी ली गई, ओपलों को इधर उधर हटाकर देखा गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि वहाँ किसी ने ज़मीन नहीं खोदी थी, वरना मेरा पिस्तौल वहीं ज़मीन के अंदर 2 फीट नीचे दफन था। ये पिस्तौल मुझे यहूदी फायरिंग स्क्वाड के सामने पहुँचाने के लिए काफ़ी था। सारी यहूदी कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। सिक्योरिटी चीफ इस सिलसिले में अपनी बीवी से जो बातें करता वो मैं समझ लेता था। इसकी ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि हीफा से एक इंतहाई तजुर्बेकार इंटेलिजेंस ऑफिसर वहाँ पहुँच रहा है। मैं चौकन्ना हो गया। वहाँ रोज़ बरोज़ तहकीकात होती। इसका भी मुझे इल्म हो जाता क्योंकि सिक्योरिटी चीफ अपनी बीवी से इस ज़मन में ज़रूर गुफ्तगू करता था। ये लोग अभी तक मेरी चप्पल और दूसरे सिक्योरिटी मुहाफ़िज़ की वर्दी बरामद करने में कामयाब नहीं हुए थे। उन्हें मरने वालों के बदन पर से मेरे हाथों के निशान भी नहीं मिले थे, ना ही उन्हें चट्टान के पीछे जंगल में मिट्टी के तोदे वाली मेरी ज़मीन दोज खुफिया क्वीनगाह का इल्म हुआ था। लेकिन हीफा के नए इंटेलिजेंस ऑफिसर के आने की खबर मेरे लिए तशवीशनाक थी। इस बात का इम्कान था कि वो मुझसे पूछगछ करे, क्योंकि तामिल की बस्ती में मैं ही नया रंग। मेरी हालत इस वक्त एक ऐसे बहरी जहाज़ की थी जिसकी तरफ तबाहकुन टारपेडो बढ़ता चला रहा हो। ये टारपेडो मुझे हिट कर सकता है। अगर तब तक मैं सोनिया को वहाँ से निकाल कर ले जाने में कामयाब नहीं हो जाता तो मुझे इस आने वाली आफत का मुकाबला करना था। जुर्रतमंदाना और मर्दाना मुकाबला। इस नए इंटेलिजेंस ऑफिसर की आमद मेरे लिए इसलिए भी ख़तरनाक थी कि ऐन मुमकिन था कि वो मेरे पूरे रिकॉर्ड और मेरी शक्ल से भी वाकिफ़ हो। ऐसी सूरत में मेरा बच निकलना नामुमकिन था। इधर सिक्योरिटी चीफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने मिलकर बस्ती के एक एक मर्द को तजर्बेगाह में बुलाकर इनकी डिटेक्टिव स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। ये एक्सरे की तरह की मशीन थी जिसके पीछे आदमी को खड़ा करके इससे कुछ सवाल किए जाते हैं। एक दिन मेरी बारी भी आ गई। सिक्योरिटी चीफ ने मुझे कहा कि यह दफ्तरी कार्रवाई के लिए ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। मैं लेबॉर्ट्री में पहुंच गया। 2 डॉक्टर और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी वहाँ मौजूद था। उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और फर्श पर कोने में लगकर बैठी। नर्स ने मशीन के आगे एक स्क्रीन शीट लगाई और मुझे पीछे खड़े होने के लिए कहा। मैं इस किस्म की कई मशीनों में से गुजर चुका था। मुझे अपने ऊपर झूठ को सच बनाकर तारी करने की इंतहाई महारत हासिल हो गई थी, क्योंकि मैं ये काम अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए कर रहा था। इसलिए मुझे भरपूर एतमाद था। मैं मशीन के पीछे खड़ा हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हिंदी में मुझसे अचानक पूछा, तुम बुधवार की रात को जेल की 4 दीवारी में क्या करने गए थे? ये बहुत ही ख़तरनाक सवाल था। अगर मेरा भरपूर तजुर्बा और महारत मेरे साथ न होती तो मैं कदमों से उखड़ गया होता। ये सवाल मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। मैंने अपने आसाब और एहसासात को पूरी तौर पर कंट्रोल में रखा और किसी कदर हैरान होकर हाथ बांध कर कहा, हुजूर, हमने तो जेल की 4 दीवारी कभी देखी भी नहीं। हम तो रात को बस्ती से बाहर कभी गए ही नहीं। मैंने अच्छी तरह महसूस किया था कि मेरे दिल की धड़कनों में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना भी फ़र्क नहीं आया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने फ़ौरन ही दूसरा सवाल कर दिया, तुम्हें चोरी के बारे में इल्म है कि ये किसने की थी? मैंने बड़े एतमाद और भोलपन से सर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमें पता होता तो हम अपने साहब को फ़ौरन बता देते। हम तो हुजूर के नमकख्वार हैं महाराज। मुझे फारिग कर दिया गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वापस चला आया। मुझे हर वक्त बस सिर्फ एक ही धड़का लगा रहता है कि बस्ती में मैं ही नया आया था। अगर इस इंटेलिजेंस ऑफिसर को जो हीफा से आया था मुझ पर ज़रा सा भी शक पड़ गया और इससे मेरा डॉक्टरी मुआयना किया तो सारा भांडा फूट जाएगा। मुझे यूँ महसूस होने लगा कि मैं किसी ऐसे पुल पर से गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ जो उस तरह की धार की मानित है, लेकिन मुझे इस पर से हर हालत में सही और सालिम गुजरना था। मैंने पहला काम ये किया कि अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी और सर के बाल मुंडवा दिए। बहाना ये बनाया कि मेरे सर और मुंह पर खारिश रहने लगी थी। ये पेशबंदी हीफा से आने वाले नई मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए थी, क्योंकि हीफा में मेरी जो तस्वीर सरकारी हलकों तक पहुंची थी इनमें मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल तामिल मद्रासियों जैसा बना लिया था। माथे पर हर वक्त तिलक की लंबी लकीरें डाले रखता। मेरे हुलिये में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। एक रात अंधेरे में अपनी खुफिया कमीनगाह यानी लाहद का मुआयना भी कराया था।
लात के कोने में सूखे नारियल इसी तरह पड़े थे। यहाँ मैंने एक चाकू भी ला कर रख दिया। ये मालूम करने के लिए कि सोनिया किस मुकाम पर कैद है, मैंने एक चाल चली। एक रोज सिक्योरिटी चीफ की बीवी मैडम हाथों पर जैतून की मालिश कर रही थी कि मैं करीब से गुजरते हुए अचानक रुक गया और गौर से झुककर इसके हाथों को तकने लगा। मैडम मेरे हाथ की लकीर के इल्म की बेहद मोतक़िद थी, क्योंकि जब मैंने तावीज़ तालाब में डाला था इसके खामन ने किसी गैर औरत की बात नहीं की थी। ये एक हुस्न इत्तफाक था। इसने किसी कदर तशवीश के साथ पूछा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, मैडम देख रहा हूँ कि आपके दाएं हाथ की एक लकीर खतरनाक हद से आगे बढ़ रही है। मैडम ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने फैला दिए। डैकर जल्दी देखकर बताओ कि ये लकीर क्यों बढ़ रही है, इससे क्या होगा। मैंने यूं ही एक लकीर पर अपनी उंगली रख दी और चेहरे पर परेशानी के असरार लाते हुए कहा, मैडम ये आपने क्या कर लिया है अपने साथ। यहूदी औरत तो परेशान हो गई। मैंने आंखें बंद करके संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। आंखें दोबारा खोलकर हाथ की लकीर पर आंखें गाड़ दी और कहा, ओम श्रोम ब्रायम जगते। मैडम ये पाकिस्तानी औरत तो खतरनाक भूत बनकर आपके खामन को हमेशा के लिए आपसे जुदा करने वाली है। मैडम तो जैसे सख्ती में आ गई। इसे मुझ पर बेहद एतकाद था। कुछ वो ज़ईफ़ुल एतकाद भी बहुत थी, कुछ मेरा हुलिया मद्रासी पुजारियों जैसा था। ऊपर से मैंने संस्कृत का एक श्लोक भी पढ़ दिया था। जल्दी से मुझे अपने कमरे में ले गई और टेबल लैंप जलाकर अपना हाथ मेज़ पर फैला दिया और बोली, देखकर अब लकीरों को गौर से देखो, तुमने तो मुझे परेशान कर लिया है। मैं भी सोचती थी कि तुम्हारा साहब रात को देर से क्यों आता है। कई रोज से मैं इसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा देख रही हूँ। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और इसकी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को बड़े गौर से देख रहा था। मैंने मैडम की तरफ देखकर कहा, मैडम मैं साहब का नौकर हूँ। इन्हें पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पहले वादा करें कि आप इन्हें कुछ नहीं बताएंगे। यहूदी औरत ने कसम खाकर कहा कि वो किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेगी। तुम लकीरें देखकर बताओ कि क्या वाकई मेरा खामद इस पाकिस्तानी औरत के इश्क में फंस गया है। मैंने जल्दी पर तेल छिड़कते हुए कहा, मैडम ये लकीर बिल्कुल नहीं आपके हाथ पर उभरी है और ये बता रही है कि साहिब इस पाकिस्तानी लड़की के इश्क में ही गिरफ्तार नहीं है, बल्कि वो तो इसके साथ यहाँ से फरार होकर अमेरिका जाकर शादी करने का मंसूबा बना रहे हैं। मैंने तो इस यहूदी औरत को एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। अगर इसकी भनक भी सिक्योरिटी चीफ को पड़ जाती तो वो मुझे शूट कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा हर हालत में करना ही था। यही मेरा मंसूबा था कि यहूदी औरत पर यह जुमला जैसे बिजली बनकर गिरा। वो वाकई सख्ते में आ गई। मैं फौरन घुटनों के बल झुक गया और दोनों हाथ बांधकर बुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैडम मैं गरीब आदमी, भगवान के लिए ये बात साहब को न बताना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो आपको इसलिए सच सच बता दिया है कि मैं आपका घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। यहूदी औरत का सांस तेज तेज चलने लगा था। इसने किसी कदर झंझला कर कहा, क्या फजूल बात कर, तुम्हें एक बार कह जो दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम एक बार फिर मेरा हाथ गौर से देखो। मैंने कहा, अच्छा जी देखता हूँ। मैं फिर इसका हाथ देखने लगा। हाथ में तो कुछ भी नहीं था। मैं अपने मंसूबे के मुताबिक सोच समझ कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मैं एक बार फिर माहिर नजूमी बन गया और बोला, मैडम मैंने वही कुछ आपको बताया है जो आपके हाथ की लकीरें साफ साफ बता रही हैं। अगर आपने जल्दी से कोई उपाय ना किया तो ये मक्कार पाकिस्तानी औरत आपके खामद को हमेशा के लिए आपसे छीन लेगी। मैडम की आंखें खुली थी, चेहरे पर फिक्र और परेशानी थी। देखकर उपाय तुम ही मुझे बताओगे। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम दूसरा तावीज़ नहीं बना सकते जिससे ये औरत हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। मैंने थोड़ी देर तवक्कुफ की, फिर कहा, मैडम तकदीर आपके खिलाफ जा रही है। लकीरों का नक्श गहरा है, बदकिस्मती का तीर निकल गया है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक ही इलाज है। वो क्या है, जल्दी से बताओ, यहूदी औरत ने बेताबी से कहा। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक मजीद एक कदम बढ़ाया। मैडम अब आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और आपका घर सिर्फ एक सूरत में ही तबाही से बच सकता है कि इस औरत को रास्ते से हटा दिया जाए। वो कैसे? मैडम के मुंह से जैसे अपने आप निकल गया। मैंने कहा, वो इस तरह की इस मक्कार औरत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मैडम ने कहा, मगर ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, मैडम मैंने इस घर का नमक खाया है। मैं इस घर की तबाही नहीं देख सकता। आपके लिए इस घर की बर्बादी बचाने के लिए ये काम मैं करने को तैयार हूँ। यहूदी औरत ने मेरी इस पेशकश पर इत्मीनान का सांस लिया और बोली, मगर डैकर तुम इसे कैसे ख़त्म करोगे? तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पर कैद है। ये तो मुझे भी मालूम नहीं। मैंने कहा, आप किस तरीके से साहिब से मालूम करें कि पाकिस्तानी औरत किस मुकाम पर कैद है। बस इसके बाद सारा काम मुझ पर छोड़ दे, मैं किसी न किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैडम कहने लगी, लेकिन तुम कैसे पहुँचोगे और इसे किस तरह ख़त्म करोगे? मैंने फ़ौरन कहा, इस सिलसिले में भी आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी।
जब हम इस औरत के पास पहुंच जाएंगे तो मैं अपने साथ यमराज के तावीज़ की राख भी लेता जाऊंगा। बस इस राख को औरत के सर के बालों में गिरा दूंगा। इसके बाद इसके बदन में आग लग जाएगी, मगर ये आग किसी को दिखाई नहीं देगी और थोड़ी ही देर में ये मक्कार औरत जल कर राख हो जाएगी। यहूदी मैडम रुकाबत की आग और अपने घर को बचाने के जज्बात में इस कदर डूबी हुई थी कि इसने मुझसे इस ज़मन में कोई सवाल नहीं किया। वैसे भी वो मेरी करामात और जनूबी हिंद के जादू से बेहद मुतासिर थी। कहने लगी, आज ही साहिब से मालूम करती हूँ, तुम यमराज वाला तावीज़ तैयार करो। मैंने कहा, यह बड़ा ख़तरनाक तावीज़ है, इसके लिए मुझे सारी रात आग जलाकर तपस्या करनी और मंत्र पढ़ने होंगे। इसमें मेरी जान जाने का भी ख़तरा है, मगर आपके और आपके घर की बेहतरी के लिए ऐसा ज़रूर कर गुजरूँगा। मैं आज ही रात ये तावीज़ तैयार करके इसकी राख पुड़िया में बांध कर अपने पास रख लूँगा। आप साहिब से ही मालूम करें कि ये पाकिस्तानी मक्कार, अय्यार और हमारी दुश्मन औरत किस जगह पर कैद है, ताकि मैं वहाँ पहुँच कर इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। फिर आपका घर तबाही से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। मगर एक बात है। वो क्या? यहूदी औरत ने पूछा। मैंने हाथ बांध कर अर्ज की कि मैडम साहब को ये पता न चले कि ये सब कुछ मेरे कहने से हो रहा है। अगर साहब को मुझ पर ज़रा सा शक पड़ गया तो आपको तो नहीं कुछ कहेंगे, मगर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं तो भगवान जानता है कि ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी इनाम का लालच भी नहीं, मेरी अपनी कोई ज़ाती गर्ज भी नहीं, और मेरी इस औरत से कोई दिलजोई भी नहीं है या दुश्मनी भी नहीं है। यहूदी औरत ने मुझे पुरजोर अल्फाज में यकीन दिलाया कि वो मेरा जिक्र किसी से नहीं करेगी। अब मैं इसे आखिरी जुमला कहा। ये बात भी है मैडम कि अगर मेरा नाम जाहिर हो गया तो तावीज़ का असर ज़ाइल हो जाएगा। ये गुप्त बम राज मंत्र का तावीज़ है, जिसमें राजदारी पहली शर्त है। अगर इसकी ज़रा सी हवा भी किसी पर खुल गई तो तावीज़ का असर बिल्कुल ज़ाइल हो जाता है और मंत्र काम नहीं करते। मैंने इस औरत को बेहद पक्का कर दिया। पक्की तो वो पहले ही थी, लेकिन मैंने मंत्रों की राजदारी की शराइत पेश करके इसे बिल्कुल ही बांध दिया था। अब वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा नहीं चला सकती थी। अंदर से वैसे मुझे डर लग रहा था कि कहीं सिक्योरिटी चीफ को शक न पड़ जाए कि इसकी बीवी पाकिस्तानी कैदी लड़की के बारे में किस लिए पूछ रही है। औरत आखिर औरत होती है, और ख़ास तौर पर जब औरत या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बचाने का मसला दरपेश हो तो औरत की फरासत भी हैरान रह जाती है। इस यहूदी ने रात को न जाने क्या चक्कर चलाया कि इसके खामन ने इसे सोनिया के बारे में जो कुछ मैडम को पूछना था बता दिया। अगले रोज़ जब मैं कागज़ के एक टुकड़े की राख की पुड़िया में बांध कर मैडम के सामने ले गया तो वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। साहिब नाश्ता करके चले गए थे तो वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई और बोली, मैंने पाकिस्तानी चुड़ैल के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। मैंने पुड़िया इसको दिखाते हुए कहा कि मैंने यमराज तावीज़ की राख भी तैयार कर ली है। इसे झूठ मूठ बताया कि मुझे सारी रात आग जलाकर मंत्र पढ़ने पड़े और सख्त थक गया। मैडम ने मुझे फ्रिज से सेब का जूस लाकर पिलाया। बंगले में इस वक्त हमारी सिवा सिर्फ तामिल नौकरानी ही थी जो कपड़े धोकर आंगन में डाल रही थी। मैं सोनिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था। मुझे मैडम ने खुद ही वो राज बता दिया जिसके हुसूल के लिए मैं कई रोज़ से परेशान और सरगर्दा था। ये तमाम मालूमात इसने अपने खामन से किस तरीके से हासिल की, इस सिलसिले में इसने मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि रात इसने साहब को खुद मशरूब पिलाया था। चूँकि ये खुद इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए मैडम ने रात को न जाने साहब पर क्या जादू किया कि इसने अपनी बीवी को सोनिया के बारे में वो सब कुछ बता दिया जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी और जिन मालूमात के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। इन मालूमात के मुताबिक सोनिया जेल कैंप में कैद नहीं थी, बल्कि इसे एटमी तहकीकात की तजर्बे वाली ममनुआ इलाके में रखा गया था। वो जिस सेल में कैद थी वो एटमी प्लांट की गुंबद वाली छोटी सी इमारत के अकम में एक 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने में वाक़ था और बाहर की जानिब इसकी कोई खिड़की और रोशनदान नहीं थे। इस छोटे से कमरे के सामने की जानिब एक बालकोनी नुमा छोटा सा बरामदा था जो तीसरी मंजिल के बाकी 4 कमरों के आगे से गुजरता था। इन बाकी 4 कमरों में से 3 कमरे बंद थे। सिर्फ चौथे कमरे में सिक्योरिटी गार्ड के मुसल्ले सिपाही रहते थे जो दिन रात सोनिया के सेल के बाहर मुसल्ले पहरे पर रहते थे। एक आदमी दिन में सिर्फ एक बार सोनिया के लिए सूप और रोटी लेकर आता था। इससे ज़्यादा मैडम को सिक्योरिटी चीफ खामन ने नशे में तरंग में भी कुछ नहीं बताया था। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। इसके आगे अब मेरा काम शुरू होता था। मैडम ने कहा, तुम इस औरत तक कैसे पहुँचोगे डेकर? वहाँ तो बड़ा सख्त पहरा हो। मैंने कहा, मैडम आप इत्मीनान रखें, यमराज का मंत्र मेरी मदद करेगा। मुझे इस मक्कार औरत का सुराग मिल गया, बस मुझे ये चाहिए था। अब मैं किसी न किसी तरह इसकी कोठरी में पहुंचकर यमराज की तावीज़ की राख इसके सर में डाल कर इसे जला कर राख कर दूंगा।
मैडम ने बेचैनी से कहा, तुम ये काम आज रात ही कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं इस औरत से जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, मैडम अभी मुझे कुछ और मंत्र पढ़ने, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। वहाँ एक बात का ख्याल रखने के लिए मैं फिर ताकीद करूँगा कि इस मामले में हल्की सी भनक भी किसी के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और यार पाकिस्तानी औरत आपके भोले भाले खामद को ले उड़ेगी। मैडम ने दोनों कानों पर उंगलियां रख दी और कहा, मैं किसी से भला इसका जिक्र क्यों करने लगी? क्या मुझे अपने घर की सलामती अजीज़ नहीं? तुम खातिर जमा रखो, इस बात का क़यामत तक सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी तीसरे को इल्म नहीं होगा। मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया। मैंने मैडम को इतना पक्का कर दिया था कि मुझे यकीन था कि अब वो किसी से इस सिलसिले में कोई बात करने की पोजीशन में नहीं थी। इस अहम काम से फारिग होकर मैंने सोनिया को एटमी प्लांट के अहाते से अगवा करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। इस दौरान में हीफा से नया फौजी इंटेलिजेंस वाला भी पहुंच गया। इसकी फ़्लाइट जजीरे के एयरपोर्ट पर शाम को आई थी। अगले रोज़ मैं बंगले पर गया तो साहब ने अपनी बीवी से यानी मेरी मैडम को गुफ्तगू के दौरान में बताया कि हीफा से नया मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर फराहीम रात को आ गया है। इसकी बीवी ने किस कदर परेशानी का इजहार किया तो साहिब बोले, डार्लिंग तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, यहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे साथ है और फिर मैं आज दोपहर इसे खाने पर यहाँ बुला रहा हूँ। ऐसा करना एक टर्की भून लेना। मैं किचन में था, ये आवाज़ मेरे कानों में पहुँची तो चौकस हो गया। साहब चला गया तो मैडम ने मुझे नाश्ते की मेज़ पर बुलाकर सबसे पहले तो ये पूछा कि मैंने यमराज के मंत्रों के अमल ख़त्म किए या नहीं। मैंने इसे ये कहकर तसल्ली दी कि 2-1 रोज़ में ये अमल पूरा हो जाएगा। इसने मुझे मंत्रों के अमल को तेज़ तर करने की हिदायत की और फिर बताया कि दोपहर के खाने पर हीफा से नया ऑफिसर भी आ रहा है। इसने मुझे फूड स्टोर से अशियाए खुर्दनोश लाने के लिए एक फहरिस्त लिख कर दी और $100 का एक नोट भी दिया। टर्की इनके बंगले पर ही था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी शुरू हो गई। नया इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर फराहीम कहीं मुझे पहचान न ले। मैंने फूड स्टोर के एक आईने में अपनी शक्ल को गौर से देखा। मेरा हुलिया हीफा के ज़माने से काफ़ी बदला हुआ था। मैं बिल्कुल कोई मद्रासी बरहमन पुजारी लगता था। फिर भी मैंने फैसला किया कि नए जासूस के सामने ज़्यादा नहीं आऊँगा। खाना तैयार करने में मैडम मेरे साथ लग गई। 1 बजे तक हमने कई डिशें तैयार कर ली थी। पूरे 1:30 बजे बरसात साहब हीफा वाले नए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम को साथ लेकर दाखिल हुए। ये छोटे कद का गोल शानों वाला एक अधेड़ उम्र आदमी था, जिसके सर में दरमियान में बाल उड़े हुए थे। छोटी छोटी निस्वारी मूंछें थी, पतलून और सफ़ेद नीम आस्तीन की बुशर्ट में थे। मुंह में सिगार लगा रखा था। इसकी बड़ी आओ भगत की गई। अपने साहब की हिदायत के मुताबिक मैडम मेहमान के आगे बिछी रही, इसे तरह तरह के मशरूब चखाती रही। बरसाम साहब ने इसे सिगारों का एक डब्बा भी पेश किया। खाने पर इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम की करंजी आंखें कमरे का जायजा भी ले रही थी। खाने के बाद मशरूब का गिलास सामने रखकर फराहीम ने सिगार सुलगाया और इसका धुआं उड़ाते हुए बोला, मिस्टर बट अब तक यहाँ वालों की तहकीकात से तो यही पता चला है कि बाहर से किसी पाकिस्तानी कमांडो ने यहाँ आकर ये तखरीबी कार्रवाई की है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।